किसी से डरते नहीं और कभी ऐसी बात नहीं हुई। जिस वक्त मैं जेल में था उस वक्त मुझे ये पता चला कि अखबार में खबर लगी कि इन्होंने जरदारी साहब ने खबर लगवाई कि मैंने उनसे माफी मांगी। तो जिस दिन जेल में ही मैंने नेक्स्ट डे से ही रिबटल भेजा और नेक्स्ट डे सब अखबारों में ठीक लग गया कि किसी कोई ऐसी बात नहीं हुई, इस तरह झूठ की बुनियाद पर इन्होंने खबर लगाई। सैफुर रहमान साहब, एक छोटा सा वक्फा यहाँ लेते हैं ख़वातीन और हज़रात, और वक्फे के बाद दोबारा हाजिर। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। एहतसाब ब्यूरो के साबिक सरबराह सेनेटर सैफुर रहमान साहब आज पहली बार स्विस अकाउंट्स और उस दौर में जो भी कुछ हुआ उस हवाले से इस प्रोग्राम में बात कर रहे हैं। सैफुर रहमान साहब, ये बयान कीजिएगा, ये जो बात कही गई कि उस दौर में सियासी बुनियादों पर मुकदमात बनाए गए, यानी खुद गालिबन मुस्लिम लीग की तरफ से भी बात हुई कि हाँ जी उस दौर में सियासी बुनियादों पे आपके जो रफका थे उस दौर के, चौधरी शुजात साहब ने बाद में कहा कि जी गलत मुकदमात बने थे, मुस्लिम लीग नवाज के कई रहनुमाओं ने कहा गलत मुकदमात बने थे उस दौर में। तो सियासी बुनियादों पे तो मुस्लिम लीग की तरफ से भी कहा गया कि मुकदमात कायम हुए थे उस दौर में। अब ये बताइए, अगर पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस होते तो क्यों ना ये क्वैश हो जाते? आज मुशर्रफ साहब को या बेनजीर को एनआरओ की जरूरत क्यों पड़ती? अगर हमारे केसेस में और हमारे एविडेंस में जान ना होती तो ये कभी के वैसे ही खत्म कर दिए जाते थे, झूठ की बुनियाद है। और ये स्विट्जरलैंड या फ्रांस या स्पेन में क्यों चलते केसेस और क्यों कन्विक्शंस होती अगर झूठ की बुनियाद होती? ये हर चीज 100% साफ सुथरी और बिल्कुल सच की बुनियाद पे थी। कोई पोलिटिकल मोटिवेटेड नहीं थी, ना मेरा किसी पोलिटिकल सिस्टम से ताल्लुक है, ना मेरी एम्बिशन थी। और हमने बिल्कुल सच की बुनियाद पे किया था और बिल्कुल अपनी जमीर की आवाज की वजह से हम ये काम कर गए, जो कि नहायत मुश्किल था। आजकल के दौर में जी कौन करता है, कौन दुश्मनी लेता है, कौन ये बताएं सैफुर रहमान साहब कि आपने कहा कि आप बिल्कुल इंडिपेंडेंटली और एक साफ सुथरे एहतसाब की तरफ जा रहे थे, लेकिन फिर एक टेप भी आती है, एक कैसेट दुनिया सुनती है जिसमें आप मलिक कयूम साहब जो उस वक्त एक जज थे और फिर वो अटॉर्नी जनरल बने जरदारी साहब के दौर में ही, और फिर जरदारी साहब के खिलाफ जो केस था उसको वापस करवाने गए स्विट्जरलैंड में, यानी ये एक अजीब मामला। उस वक्त आप बात कर रहे हैं मलिक कयूम से और आप उनसे कह रहे हैं कि ये फैसला जल्दी करो इनके खिलाफ। वो टेप मंजर आम पे आई। मैं एक चीज बताता हूँ, जिस वक्त हमने केसेस का एविडेंस पाकिस्तानी कोर्ट में डाला तो कोई जज सुनने को तैयार नहीं था, कोई लॉयर उनके सामने खड़े होने को तैयार नहीं होता था, कोई विटनेस आने को तैयार नहीं होता था। या तो उन्हें ब्राइब होता था या उन्हें थ्रेट होती थी या मेरे विटनेसेस को मर्डर कर दिया जाता था। ये एक मुसीबत थी पाकिस्तान में। हम तो इस चीज के से खौफजदा नहीं थे, पर हकीकत ये थी कि कोई भी इन केसेस को परसू करने को तैयार नहीं था। इतना जबरदस्त थ्रेट था। पर जस्टिस उस जमाने में चीफ जस्टिस होते थे शाद अहमद खान साहब और एक शेख रियाज साहब होते थे। ये टोटली बेनजीर भुट्टो और जरदारी की पेरोल पे थे और इन्होंने कौन इरशाद अहमद खान और शेख रियाज जज थे। ये नहायत, मैं कहता हूँ अल्लाह मियाँ ऐसे हमारी जुडिशरी को ऐसे लोगों से दोबारा ना हमकिनार कराए। इन लोगों ने इतना गंद डाला था क्योंकि मैंने नेचुरली चेक रखा हुआ था कि कौन किससे मिल रहा है, कौन किससे इन्फ्लुएंस करा रहा है। इनके थ्रू ये लोग पीपल्स पार्टी और जितने करप्ट माफिया था ये सब के सब इनको यूज करके अपनी चीजें ठीक कराते थे, ये सैबोटाज करा देते थे। हमने इनको न्यूट्रलाइज करने के लिए नेचुरली फिर काफी एफर्ट डाली और कोशिश की कि ये दोबारा ना इस तरह के बाकी जजेस को खराब कर सके और न्यूट्रलाइज ना हो सके। ये क्या है, जज साहब यहाँ के बीबी से मिले, हमें खबर मिल गई। पाकिस्तान में किसी ना किसी के थ्रू मैसेज जाते रहे, उसके मैसेज के थ्रू ये बाकी जजों को खराब करते रहे। इन्होंने बेइंतहा मुसीबतें डाली, काम खराब किया और हर तरह से कॉम्प्रोमाइज हुए। ये बेइंतहा हमारी मुश्किल नहीं, लेकिन फिर नहीं, मलिक कयूम फिर कहां से आ गए? यानी फिर आपने मलिक कयूम को सबसे पाकबाज और दयानतदार जज समझे आप और फिर उनको आपने फोन किया? नहीं, जस्टिस कयूम के मुतालिक भी कोई इतनी आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, पूरा पाकिस्तान उनके मुतालिक जानता है। मैं उनके कुछ और नहीं कहना चाहता, किसी के मुतालिक बात करनी ज्यादा अच्छी नहीं होती। पर इतना बता दूं कि क्योंकि हमारे केसेस डिफरेंट बेंचेस में लगे हुए थे, तीन बेंचेस पे चल रहे थे, पैरेलल चल रहे थे और सब केसेस 6-7 केसेस नियर कन्विक्शन थे जिस वक्त आर्मी आई और मुशर्रफ साहब ने कू किया। कयूम साहब का केस फाइनल हो चुका था और नेशनली क्योंकि मेरा एक ये काम था कि मैं जल्द से जल्द कंक्लूड कराऊं। बेइंतहा पेशा लेके इन्होंने जो 6 महीने में काम खत्म हो सकता 1.5 साल तक चला गया था और जिसकी हमें बेइंतहा परेशानी थी। हम इसलिए परसू कर रहे थे कि आप जल्दी करें, अगर आपको कोई मुश्किलात है तो बयान करें। वो ये कहते थे कि ये एडजर्नमेंट ले लेते हैं दूसरे लोग। हमने कोशिश की एडजर्नमेंट्स ना ले, फिर ये कहते थे विटनेस पेश नहीं होता। लेकिन ये कहना कि मुकम्मल फैसला आपकी मर्जी के मुताबिक आ रहा है, इस किस्म के इशारे भी तो है ना उसमें।
हैं। ये देखें जी, चीजें डिस्टॉर्ट की गई। हम तो जेल में थे, हम जब जेल में चले गए उस वक्त मुशर्रफ साहब ने और बाकी लोगों जो हमारे दुश्मन थे सब ने जो चाहा किया। कहाँ क्या हकीकत है और हकीकत कुछ और है और चीज कुछ और बयान पेश की गई। अब बताइए, अगर कयूम साहब अगर ऑनरेबल और सही शख्स होते तो वो जाते और जाके स्विट्जरलैंड में जाके केसेस को वापस लेते। उन्होंने तो खुद कन्विक्शन दी हुई थी, उन्होंने खुद वेरीफाई किया था, और वो एक सिंगल जज बेंच नहीं था, वो 2 जजेस का बेंच था। एक जज अगर गलत फैसला करता तो दूसरा डेफर करता, पर उन्होंने डिनाई नहीं किया। दोनों जजेस ने सही फैसला किया था और हकीकत के बयान पे था। वही जो पाकिस्तान में केस था वही स्विट्जरलैंड में था। अगर पाकिस्तान में गलत होता तो स्विट्जरलैंड वाले क्यों एक्सेप्ट करते? वही एसटीएस को टेकना यहाँ था, वही एसटीएस को टेकना स्विट्जरलैंड में था। ये सिर्फ एक इशू बना दिया गया कि पॉलिटिकल मोटिवेटेड था। और अनफॉर्चुनेटली मुझे अफसोस ये है कि हमारी अपनी पार्टी में से भी लोग इसके खुल के सपोर्ट में नहीं बोले। और इसकी क्या वजह है कि शायद कोई सियासी मसलतें हैं या कोई वजह है कि वो हुकूमत में उनके साथ डिरेल नहीं करना चाहते सिस्टम। कोई वजह जरूर होगी, मुझे इसका इल्म नहीं, पर हमारा तो कोई इंटरेस्ट नहीं सियासत से, इसलिए मैं तो सच। सैफुर रहमान साहब ये बताएं कि और कौन सी शख्सियात थी? एक तो आपने ये अकाउंट्स पकड़ लिए, और बाकी जो अहम शख्सियात थी यानी जिनका नाम एनआरओ में बड़ी शख्सियात, कौन कौन सी ऐसी शख्सियात थी जिनके खिलाफ आपने कोई बड़ा मजबूत केस बना लिया था उस वक्त? बहुत ज्यादा। अब आप सलमान फारूकी साहब ले लें। सलमान फारूकी साहब आजकल प्रेसिडेंट के नंबर 2 मैन है। सलमान फारूकी साहब वो हैं जिन्हें जिस वक्त ये बेबी जरदारी के खिलाफ हम केसेस कर रहे थे तो उस वक्त सलमान फारूकी सबसे ज्यादा हमसे बढ़ चढ़ के इनके मुतालिक एविडेंस दे रहे थे और हमारे साथ हमारी पार्टी बन गए थे। जब हमने इनको पकड़ा तो इनसे पूछा कि जी आप बताइए कि आप पिछले दौर में आप इनके खास सेक्रेटरी थे, आप किस किस चीज में इन्वॉल्व थे? तो उन्होंने कहा जी मैं पहले से सबसे पहले मैंने उससे ये पूछा आप पहले अपनी प्रॉपर्टीज बताइए ना कि आपने करप्शन करके जो कुछ पैसा कहाँ का रखा हुआ है उसकी डिटेल दें। उन्होंने कहा जी मेरे पास तो कोई पैसा नहीं, मेरे पास कोई हाउस नहीं, मेरे पास कोई प्रॉपर्टी नहीं। मैंने कहा ठीक है जी आप अपना नाम बताइए। आप फिर हमें दूसरे का बता ले। इन्होंने एज ए विटनेस के तौर पे एक एक मनी ट्रेल बताई, एक एक एविडेंस दिया, सब डिटेल जरदारी, जावेद पाशाह, जुल्फकार अली मिर्जा, जिस जो लोग इनकी ग्रुप के साथ इन्वॉल्व थे उनके मुतालिक एक एक डिटेल बताई। नहीं बताई तो अपने मुतालिक नहीं बताई। सलमान फारूकी साहब ने आपको सब कुछ बता दिया? आपने उनको गिरफ्तार किया हुआ था या वो वैसे ही आपको? हमारा ये नहीं सिस्टम था कि हम पकड़ के किसी को जेल में डालते थे। अल्लाह का शुक्र उस वक्त लोगों को थोड़ा खौफ था, उन्हें पता था कि हम कॉम्प्रोमाइज नहीं होते, रिश्वत नहीं लेते, सिफारिश नहीं देते, इसलिए जैसे हम किसी को बुलाते थे वो इमीडिएटली डर के मारे, खौफ के मारे सब कुछ सच बोल देता था। अच्छा नहीं, लेकिन उन्होंने आपको एविडेंसेस दे दी सारी, तो फिर वो भाग क्यों गए? सलमान फारूकी साहब आप ही के दौर में निकल गए थे वो भाग गए, और क्योंकि उन्होंने सब कुछ मुतालिक बता दिया और उन्हें पता था कि उनके मुतालिक भी हम उनके पीछे पड़े हुए और हमने उनसे सब कुछ इन्फॉर्मेशन ले लेनी है। इसलिए उन्होंने किसी न किसी तरीके से अपने आप को स्लिप आउट कर गए और उसके लिए उन्होंने बड़ी बेनता कोशिश की, हर तरह से कुछ हमारे लोगों को इन्वॉल्व करके उन्होंने अपना एग्जिट निकाला। और इसी तरह आपके जावेद पाशा थे लंदन में, उन्होंने हमें एक एक इन्फॉर्मेशन दी। इसी तरह आमिर लोधी ने सब इन्फॉर्मेशन हमें दे दी अपनी जान बचाने के लिए। इसी तरह